देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वही बढ़िया खबर के जे दरभंगा के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, दरभंगा में STIP मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के आई शिलान्यास विभाग के मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केलन। टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप दरभंगा से हो कदम आगा बढ़ा रहा है। दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के एक चैप्टर के आई शिलान्यास भेल। शिलान्यास के मौका पर उपस्थित छला विभाग के मंत्री रविशंकर प्रसाद जे आई शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेलन। उनका साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक जीवेश मिश्रा, MLC अर्जुन साहनी, MLC सुनील सिंह, MLC दिलीप चौधरी समेत इलाका के लगभग 100 जनप्रतिनिधि उपस्थित चला। इस मौका पर अपना संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बतौलन और वो दरभंगा में एम्स के स्थापना के जे चिर परिचित मांग है और सरकार द्वारा घोषणा कई बेर कैल जा चुकल है जिसे दरभंगे में बनत ओहो पर अपन बात रखलन। उमर दोसर तरफ भारत सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मौका पर कहलन जे IT पार्क के खुलला से एठम के वही स्टूडेंट सब के जे IT के सेक्टर में अपन किस्मत आजमावा चाह रहा छथि या देश विदेश में कतो बाहर रह के वो तो मजबूरन काम करेला विवश छथि, उनका सब के अब अपना गांव अपना घर में ही ये सुविधा उपलब्ध हो सकत। के अलावे दरभंगा में एम्स के निर्माण के बारे में वो कहलन जे वो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से पूरा मामला में बात करता और दरभंगा के जनता के भावना से उनका अवगत करेता। श्री मानस पंडा निदेशक STPI से कि वो माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी से स्वागत करें। जोरदार तालियां इस कार्यक्रम में माननीय के आगमन से अवसर उन्हें भेंट करते श्री मानस पांडा जी श्री सुशील कुमार मोदी जी का केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का सार्वजनिक श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक दरभंगा टाउन, हमारे मुख्य अतिथि गणों का माला भेंट करके श्री संजय सरावगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का दरभंगा की पवित्र भूमि की परंपरा के अनुसार सुंदर स्वागत करते भूमि अपने माननीय मुख्य अतिथि गणों को आज यहाँ उपस्थित पाकर और उनका ये प्रेम, उनका ये स्नेह, पुष्प संस्कृति की सुदृढ़ परंपरा किसी भी शुभ का एक नई शुरुआत का अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का और अपने आप को नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी ऐसी जोड़ी है कि चाहे आर्थिक प्रबंधन हो या प्रशासनिक प्रबंधन हो, जो इस पूरे बिहार में जो हिंदुस्तान को एक दिशा देता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और जो सुशील कुमार मोदी जी की राय रहती है, ऐसा गठबंधन शायद हम समझते हैं इतना मजबूत किसी जगह नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं और जो इनका विचार है रविशंकर जी केंद्र में है और रविशंकर जी से आशा है, जैसा कि भाई दिवेश ने कहा कि एक तारामंडल दरभंगा के लिए एक उपयोगी चीज होगा और यदि इसको आप यहाँ पर देते हैं, आप भी बिहार से बहुत लगाव रखते हैं और आपका तो पूरा घर ही बिहार में रहा है, तो आशा ही नहीं विश्वास है इस मिथिलांचल के धरती में आप निश्चित रूप से एक तारामंडल देने का काम करेंगे। सॉफ्टवेयर पार्क के दरभंगा केंद्र का शिलान्यास है। बहुत दिनों से यह पेंडिंग चल रहा था। लगातार हम लोग के माननीय मंत्री जी भारत सरकार के और माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रयासरत थे। पहले जमीन दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में दी गई, उसके बाद राज्य सरकार ने 2 एकड़ जमीन रामनगर जो WIT और ITI है वहां दी और आज वह शुभ घड़ी आ गई कि आज उसका शिलान्यास का अवसर है। मैं समस्त मिथिला की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने दरभंगा को एक सॉफ्टवेयर पार्क के केंद्र दिया और निश्चित रूप से दरभंगा के लोग आपके आभारी रहेंगे। हमारे नेताओं का कहना है कि बिना मिथिला के विकास के भारत देश और
समस्तीपुर दरभंगा फोड़ लें और जो हमारे रिंग रोड की कल्पना थी, जो 1 से लेकर रामनगर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए और रानीपुर के पास जो फोर लेन है, उसके लिए 1632 करोड़ रुपया भारत सरकार ने फोर लेन के लिए स्वीकृत किया। उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। लगता है चौमुखी विकास हो रहा है दरभंगा का। दरभंगा में विकास जब NDA की सरकार देश में और राज्य में रहती है, तभी मिथिला और दरभंगा का विकास होता है। और चाहे FTI जबकि पुल से लेकर मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की बात हो, चाहे दरभंगा शहर के विकास की बात हो, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने दरभंगा का विकास किया है। उसके लिए हम सभी लोग आपके आभारी बंधन और चंदन हैं। आज यहाँ बहुत सारे बार एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे हैं। माननीय मंत्री जी, आप विधि एवं न्याय विभाग के मंत्री हैं। यहाँ जन की अपेक्षा है कि एक हाई कोर्ट का बेंच दरभंगा में खुले, यह सभी लोग की अपेक्षा है। और निश्चित रूप से विधानसभा में भी हम लोगों ने कई बार मामले को उठाया है। और आप तो दरभंगा की हमेशा चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई उपाय दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच खुल जाए, उसके लिए निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे। और दरभंगा में आने वाले समय में हाई कोर्ट का बेंच होगा, यह हम लोग की अपेक्षा और आकांक्षा है। दरभंगा को DMCH ने बहुत जोर शोर से, यह मेडिकल कॉलेज का प्रांगण है, मिथिला में सब लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं। जो भारत सरकार ने जो निर्णय किया है और राज्य सरकार भी चाहती है कि दरभंगा में ही एम्स की स्थापना हो। और दरभंगा यहाँ 240 एकड़ जमीन है, यहाँ से अनुशंसा भी हुआ है, लेकिन भारत सरकार के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो भ्रामक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि रोड के बीच में सड़क है, पब्लिक रोड है, वो रोड के बीच में पब्लिक रोड नहीं है, वो DMCH के स्वास्थ्य विभाग की रोड है। उन्होंने कहा कि हेरिटेज भवन है, एक भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी यहाँ जो है हेरिटेज भवन नहीं है। मैं सब लोगों के सामने आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बीच से एक रेल लाइन है, 4-5 करोड़ रुपया लगेगा। इतना ज्यादा आधारभूत संरचना यहाँ है, एक छोटा सा रेल ओवर ब्रिज और एक छोटा सा फ्लाईओवर बन जाएगा, तो जो आपत्ति और समस्या है उसका निदान हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार के हमारे नेता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इतना सारा एम्स के लिए हुआ, तो निश्चित रूप से एक बार भारत सरकार के अधिकारियों को फिर से जो है इसका सर्वेक्षण करने के लिए भेजेंगे। और जो आपत्ति है निश्चित रूप से यहाँ बैठ के हम लोग उनको बताएंगे और दरभंगा में एम्स की स्थापना हो। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहती है कि दरभंगा में एम्स की स्थापना हो, तभी इतना सारा काम आगे बढ़ा है। STPI हार्दिक स्वागत करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1991 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत IT क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की गई थी। अपनी स्थापना काल से ही STPI भारत सरकार की नीतियों को लागू करते हुए देश के IT उद्योग और निर्यात के विकास का कारक और उत्प्रेरक बना है। पिछले 2 दशकों के दौरान STPI ने वैश्विक IT मानचित्र में भारत को अग्रणी बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। IT के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए STP स्कीम बहुत ही सफल रही है। STPI के द्वारा IT निर्यात जो वर्ष 1992-93 में मात्र 52 करोड़ था, वो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 3,75,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो देश के कुल IT निर्यात का लगभग 50% है। IT के क्षेत्र में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि STPI की कार्य संस्कृति, प्रासंगिकता और लोकप्रियता का प्रमाण है। भारत के छोटे शहरों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं IT इनेबल्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत BPO संवर्धन योजना IBPS की शुरुआत की गई है, जिसे STPI के द्वारा देश भर में लागू किया जा रहा है। नौजवान जो सॉफ्टवेयर विकसित करने की कला में निपुण है, उसको आज जगह मिलेगी सस्ते दर पर, वहां बैठकर अपना काम कर सकेगा। और इसी प्रकार मित्रों, भागलपुर में भी बिहार सरकार ने 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। आज सुबह वहां भी शिलान्यास होने वाला था, लेकिन हेलीकॉप्टर की कुछ गड़बड़ी के कारण हम लोग नहीं जा पाए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पटना से माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने और STPI का शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं तो आज हम लोग कर रहे हैं कि नहीं उपस्थिति में पटना के पाटलिपुत्र कॉलेज में पहले से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया
और काम कर रहा है जो 20,000 वर्ग फुट में है। मैंने रविशंकर जी से आग्रह किया था कि वहां जमीन उपलब्ध है, आप वहां अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बना दीजिए तो बहुत सारे सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। और मुझे खुशी की माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने पटना के अंदर भी 52 करोड़ की लागत से 26 करोड़ बिहार सरकार दे रही, 26 करोड़ भारत सरकार, और जो वर्तमान विद्यमान जो STPI है पटना में, उसकी 1 लाख स्क्वायर फीट उसकी क्षमता बढ़ाने का काम वहां भी प्रारंभ होने वाला है। तो मित्रों, बिहार में इतना काम हो रहा है, देश में इतना काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। अब इसका क्या उपाय है? अगर आपको इतना काम भी अगर नहीं दिखाई पड़ता हो तो कौन सा काम दिखाई पड़ेगा? अभी 2 महीना भी नहीं होगा जीवेश जी, हम लोग आए थे यहाँ पर और ये बिरौल गंडौर ये पुल का उद्घाटन हुआ था और ये हम ही लोग की सरकार में शिलान्यास हुआ और हम ही लोगों ने उसका उद्घाटन किया। सहरसा से पटना की दूरी अब केवल 180 किलोमीटर रह गई है। अब दरभंगा से सहरसा जाना कितना आसान हो गया है। तो मिथिलांचल जो एक समय में किसी बाढ़ के कारण अन्य कारणों से 2 भागों में विभक्त हो गया था, उसको जोड़ने का काम किसने किया? एक समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी तो उस दौरान मिथिलांचल के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम हो रहा है। अभी जीवेश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बता दीजिए जीवेश जी, आपके गांव, आपके विधानसभा क्षेत्र में बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? और छोड़ दीजिए जाने की बात, मैं चुनौती देता हूं, बिहार के अंदर एक भी गांव को छोड़ दीजिए, एक भी टोला नहीं बचा है जब बिजली नहीं पहुंची है। कभी कोई सोचता भी था क्या बिजली पहुंच सकती है? मैं तो नहीं सोचता था। मैं वित्त मंत्री था, उप मुख्यमंत्री था, तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि हम लोग गांव गांव तक बिजली पहुंचा पाएंगे। लेकिन गांव गांव तो छोटे टोले में, और टोला ही नहीं, एक भी घर नहीं बचा है, एक भी घर जब बिजली नहीं पहुंची है। ये है विकास, ये चमत्कार। पहले पटना से दरभंगा आने में कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है? 2.5 घंटा, पौने 3 घंटे, 3 घंटे में आप पटना से दरभंगा पहुंच सकते। ये विकास नहीं है, ये बदलाव नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। और मुझे तो याद है कि विजय बाबू हमारे पार्टी में थे, उस समय विधायक, उनके क्षेत्र में एक बार मुझे जाने की तरफ कहीं जाना पड़ा भाषण देने के लिए। इतनी सड़क खराब थी कि मैंने कहा कि भैया मैं लौट नहीं सकता। भाषण देने के बाद मैं रात को वहीं रुक गया और मैंने कहा अगले दिन सुबह ही लौटूंगा, मैं रात को लौट नहीं सकता। मित्रों, बिहार को कहां से कहां और विकास क्या होता है? अब ये सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, 11 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे बिहार में, 11 केंद्र राज्य सरकार की मदद से। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज कितना पुराना है दिलीप जी? मुझे लगता है कि 50 साल क्या प्रतिशत कितना कब का है ये? 93। तो जिन लोगों ने 50-55 साल राज किया उनसे मैं जानना चाहता हूं, आपने कितना नया मेडिकल कॉलेज खोला? क्यों नहीं बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला? लोग कहते हैं कि हमको महिला डॉक्टर दे, जनाना डॉक्टर, जहां गांव में जाइए जनाना डॉक्टर चाहिए। कहां से आएगा जनाना डॉक्टर? कहां से आएगा मर्दाना डॉक्टर? जब डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो डॉक्टर कहां से पैदा होगा? और मित्रों, हम लोगों को मौका मिला IGI पटना में, एम्स पटना, पावापुरी में, बेतिया में 4 मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया हम लोगों ने और 11 मेडिकल नए कॉलेज बिहार के अंदर खुलने की प्रक्रिया और प्रारंभ होने जा रही है। बिहार में नर्सिंग का कॉलेज नहीं था। रविशंकर जी याद होगा, उस जमाने में नर्सेस का मतलब था केरल की नर्सेस, और हर मेडिकल कॉलेज में कहा की लड़कियां आती थी नर्सिंग वाली, केरल से आती थी। अब कहीं दिखाई पड़ता है क्या? और आज हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई, नर्सिंग का कॉलेज प्रारंभ
समय लगभग 98% घरों में बिहार के शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं। 8.5 करोड़ मोबाइल है बिहार में, 8.5 करोड़ मोबाइल है बिहार के अंदर। ये है बिहार का। और आज हर काम ऑनलाइन हो रहा है। लोग कहते हैं कि एक दिन बैंकों की मीटिंग थी तो लोग बैंक वालों ने कहा कि बिहार के किसान को तो ऑनलाइन नहीं आता है। मैंने कहा कि 45 लाख किसानों ने ऑनलाइन अपना निबंधन कराने का काम किया। 6 महीने से हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था, सुशील जी की व्यवस्था, तो आज हम पहुंच पाए। तो इसके पहले कि मैं डिजिटल क्रांति के बारे में बताऊं, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या करेगा? ये नौजवानों के IT हुनर को जगाता है, उनको मौका देता है। तो तुम जो बच्चा बैठी हो ना, तुमसे भी कहूंगा अगर मोबाइल से खेलना जानती हो तुमको STPI जगह देगा आगे बढ़ने के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 92-93 में शुरू हुआ था। ये क्या करते हैं कि आप तो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं IT का, उसको एक मार्केट दिलाते हैं, बाहर बेचते हैं, आपको इंक्यूबेशन सिखाते हैं। इनका शुरू का बिजनेस सिर्फ 52 करोड़ का था। आज मालूम है कितने का व्यापार कराते हैं देश के नौजवानों के लिए? 3 लाख करोड़ का। आप बात समझते हैं? 3 लाख करोड़ का। हमारे बिहार के बच्चे के हुनर बहुत है, अवसर की कमी। इसलिए मैंने कोशिश की और आज मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील जी का, उनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आपने भागलपुर में जगह दिया, आपने दरभंगा में जगह दिया और ये 10 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि दरभंगा और उसके आसपास के नौजवान जो भी इस सेंटर में आकर अपने IT के हुनर के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, अन्वेषण करना चाहते हैं, इन सबों को स्थान मिलेगा। और नीलेश बाबू, जाले में भी IT बच्चों को यहाँ जगह मिलेगी और मधुबनी संस्था आसपास के सभी बच्चों को यहाँ स्थान मिलेगा। तो इसलिए खाली संजय बाबू का उस पर मोनोपोली है, ये आप कभी नहीं समझिए। आज मित्रों, सही में हम डिजिटल इंडिया के बारे में आप हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी डिजिटल दुनिया के पुराने मार्गी हैं। वो 90 के दशक से ही इलेक्ट्रॉनिक डायरी बाकी सब खेलते थे। उनके अनुयायी सुशील कुमार मोदी बने। ये भी आज से 15-20 साल पहले डिजिटल डायरी से खेलना शुरू किया। हम उसके लेट से आए और जब IT का विभाग माननीय मोदी जी ने दिया और समझने का मौका। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी 14 के चुनाव के पहले, और आज मैं नौजवान बच्चों तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। क्या मतलब है? ऐसा हिंदुस्तान जहां IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस IT इंडिया टैलेंट, भारत की क्षमता, बराबर IT इंडिया टुमारो, कल का भारत। अब ये कभी मैं नहीं सोचा था इतने बड़े भारत के बदलाव के महायज्ञ का भार वो हमारे छोटे कंधों पर डाल देंगे देश का। लेकिन आज जब हमारी सरकार के 4.5 साल पूरा हो गए तो हमने क्या करके दिखाया है, ये थोड़ा हमारे दरभंगा के बुद्धिजीवियों को हम बताना चाहते हैं। हमारे पार्टी के महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी गोपाल जी वगैरह बैठे हैं, जिले के लोग हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, आपको बताना चाहते हैं। भारत की आबादी है 130 करोड़। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में कितना मोबाइल है? 121 करोड़। और उसमें स्मार्टफोन कितना है? 50 करोड़। आप देख रहे हैं ना, स्मार्टफोन से हमारा भाषण रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे बताया गया कि यहां कई लोगों ने अपना पोर्टल भी शुरू कर दिया है स्मार्टफोन पर। अच्छी बात है। तो 130
130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन, 123 करोड़ आधार कार्ड और लगभग 70 करोड़ इंटरनेट है। मोदी जी की सरकार में कैसे काम होता है? हमने गरीबों का अकाउंट खोला 34 करोड़, जिनको बैंक का अकाउंट नहीं था, उसको आधार से जोड़ दिया, उसको बैंक अकाउंट से जोड़ दिया मोबाइल से, और उनके गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, सब कुछ सीधा उसके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। अब तक हम लोगों ने लगभग 6.5 लाख करोड़ मोदी जी की सरकार में भेजा है। हमने कितना पैसा बचाया मालूम है? 1,22,23,000 करोड़। कैसे बचाया? बेटी पैदा हुई नहीं, बेटी बड़ी भी हो गई, बेटी की शादी भी हो गई, बेटी विधवा भी हो गई, विधवा पेंशन भी मिलता था, सब कुछ कागज पर। याद है ना? बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी के बहुत से गांव ऐसे थे जहां मनरेगा में मजदूर काम करते हैं। ऐसे गांव थे जहां एक भी मजदूर नहीं है, लेकिन सबसे अधिक मनरेगा का पेमेंट उसी गांव में होता था। क्यों? मुखिया जी के रजिस्टर पर नाम था, सेटिंग, फिटिंग, कटिंग था, और पेमेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकता। जो गरीब है उसके अकाउंट में जाएगा पैसा, और मोबाइल पर बताएगा रमेश कुमार, जाले विधानसभा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला गया, ये देखो। आधार कार्ड में काम करते हैं, पासपोर्ट में काम करते हैं, जमीन का रिकॉर्ड देते हैं, आजकल रेलवे की टिकट काटने वाले हैं, और ई लिटरेसी का काम करते हैं। एक हम ये और कर रहे हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं। आयुष्मान भारत क्या है? मोदी जी ने तय किया कि हम 5 लाख रुपया हर साल देश के 10 करोड़ परिवार, यानी 50 करोड़ गरीबों को देंगे। आपको ऑपरेशन कराना हो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, पटना मेडिकल कॉलेज में, या किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ, या प्राइवेट, या कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई, जहां कराइए 5 लाख देंगे आप। एक पैसा उसका खर्चा नहीं होगा, बस गोल्ड कार्ड ले लीजिए। डिजिटल काम कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। पटना में मैंने, बिहार में भी अब तक देखिए सिर्फ 2 महीना हुआ है, 11 लाख लोगों को इसका लाभ मिला। पटना में मैंने इसको रिव्यू किया था, कई लोग आए थे जिनको लाभ मिला है। एक महिला रोते हुए बोली, और वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, मैं भी भावुक हो गया। उसने कहा हमको माथा में बहुत दर्द होता था, मेरी उम्र 76 साल है, बाद में मालूम हुआ हमको बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो मैं गरीब परिवार से हूं, बाल बच्चों ने कहा बूढ़ी हो गई हो, कहां से खर्चा करेंगे, जाओ भगवान का नाम जपो, इसमें कहां से तुम्हें कोई इलाज मिलेगा। तब तक एक कार्ड मिला, मैं मुंबई गई, कैंसर अस्पताल मुंबई में, मेरा पूरा ऑपरेशन हो गया, एक पैसा नहीं लगा। मोदी जी को मुझे संजय बता रहे थे, गांव में पूछते हैं मोदी जी ऐसे लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, बस डिजिटल तरीके से सीधा पैसा आता है, अस्पताल में जाता है, आप जाइए, आपके पास कार्ड है, अपना नाम बताइए, वो कार्ड में पूरा सिस्टम में है, और आपको लाभ मिलता है। तो आप लोग डिजिटल इंडिया को सेवा भाव से जोड़िए। ये भारत के बदलाव का कार्यक्रम है, आईटी के माध्यम से आम हिंदुस्तानी को मजबूत करने का माध्यम है। और देखिए, हिंदुस्तानियों के बारे में एक बात जान लीजिए, उनको खाली थोड़ा सा आप सिखा दीजिए तो जबरदस्त काम करते हैं। अब आजकल मैं देखता हूं कि भारत में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र भारत है, फेसबुक का सबसे बड़ा केंद्र भारत है, गूगल का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र भारत बन रहा है। हमको सबसे अच्छा है सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता है जी, व्हाट्सएप मिल गया बना के देख लेंगे हम। देखना ये व्हाट्सएप में के माध्यम से देश कैसे बदल रहा है। अब मैंने पूछा कि यहाँ पर इतने अधिक जो ये हमारे मोबाइल के लोग न्यूज वाले खड़े हैं, इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ये व्हाट्सएप पर ही अपना पूरे जिले में अपना न्यूज चलाते रहते हैं। अच्छी बात है। अब डॉक्टर
डॉक्टर्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अब जब मैं देश में घूमता हूँ तो मालूम होता है कि डॉक्टर्स में उनके डिसिप्लिन के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप होता है। पीडियाट्रिस्ट का अदर है, गायनिकोलॉजिस्ट का अदर है। ये भारत के बदलाव का स्वरूप आपके सामने आया है। मित्रों, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, जब बदलाव की बात आती है, मैं मंत्री बनकर के 14 में बैंगलोर गया, आईटी मंत्री। बैंगलोर में आईटी का केंद्र है, विप्रो का, इंफोसिस का, ये सबों का। तो मैंने 3 घंटे उनके यहाँ मीटिंग करी। मैं बाहर निकला तो 300-400 बच्चे खड़े थे। नई सरकार आई थी, मंत्री आए थे, और टेलीविजन के कारण, इन लोगों के कारण मेरा चेहरा दुनिया में लोग देश में देखते भी रहते हैं। तुम लोग देखते हो हमारे चेहरे को टीवी पर, कभी देखते हो? हाँ बताओ। हाँ, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक ठाक बोलते हैं ना? हम ठीक बोलते हैं कि दूसरे जी ठीक बोलते हैं? बताओ, जल्दी बताओ तो। गुड। तो सब मेरे पास आए, बिहार के बच्चे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आसाम के। रवि जी, आपकी नई सरकार आई है, कुछ करेंगे कि हम अपने गांव पर लौट सकें? बैंगलोर बहुत महंगा है। ये बात मेरे दिमाग में आ गई, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। और तब मैंने शुरू किया छोटे शहरों में बीपीओ। भारत सरकार हर सीट के लिए 1 लाख सब्सिडी देगी। मैंने मित्रों ये 15 में कार्यक्रम बनाया था, और आज मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश में 254 जगह बीपीओ शुरू हो गया है। 254 जगह। कहां शुरू हुआ है? गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, भुवनेश्वर में, कटक में, सिलीगुड़ी में, पटना में 9 बीपीओ शुरू हो गया, मालूम है? मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया, देवरिया में शुरू होने जा रहा है, बरेली में, उन्नाव में, इलाहाबाद में, भिवंडी में, औरंगाबाद, दक्षिण भारत। और गांव की बेटियां काम करती हैं। मैं रहता हूं, उनसे मिलता हूं। अभी आपने देखा है, मैं पटना की बेटियों से बात कर रहा था। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं दरभंगा में भी एक बीपीओ शुरू करने का मैंने फैसला किया है। अभी उसकी मीटिंग होगी, जहानाबाद में भी और समस्तीपुर में शुरू होने वाला है। और फिर दिनेश बाबू, उसमें गांव की बेटियों को प्रमुखता मिलेगी, जाने की मिलेगी, ये भी कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारी सोच दूसरी है, इस बात को समझिए आप। सबका साथ, सबका विकास। हम चाहते हैं गरीब बेटी आगे बढ़े। जब हम बेटियों की बात करते हैं तो इस सरकार में तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज तुम लोगों को जानकर खुशी होगी, भारत की विदेश मंत्री एक महिला है, सुषमा स्वराज। भारत की रक्षा मंत्री एक महिला है, निर्मला सीतारमण। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा ताई एक महिला है। 9 मंत्री। मोदी जी, मुझे याद है कि हरियाणा में कार्यक्रम में गए थे, गुणहत्या हो गई थी, उन्होंने कहा था अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये हमारी सोच है। और आज जो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं बेटी बचाओ, और देखिए मोदी जी कैसे काम करते हैं। 26 जनवरी की आप परेड देखिए, टीवी पर देखते हैं ना आपको। आजकल हर सेना की टुकड़ी के आगे उसको लीड करती है एक महिला कैप्टन, एक महिला मेजर, एक एयरफोर्स। पिछले साल तो कमाल हो गया था, जो हमारे बीएसएफ के राइडर है ना मोटरसाइकिल पर, मोदी ने कहा हमारी बेटी सब करेगी। 10-10 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे आज यात्रा करेंगे, और एकाएक हम लोग अवाक रह गए। हमारी बीएसएफ की बेटियां आ रही मोटरसाइकिल पर, करतब दिखा रही है, और पूरी दुनिया घायल है। याद करो कि मोदी जी ने एयरफोर्स में लड़कियों, लेडीज पायलट को फाइटर प्लेन चलाने की अनुमति दी है, नहीं बेटियां चलाएंगी। इसको मुझे बदलता है, बदलने की कोशिश कर हर क्षेत्र में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, या वो आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। और सुशील जी बता रहे थे ना, 14 एम्स हमारी सरकार के आने के बाद तय हुआ है। ये वेलनेस सेंटर हम बना रहे हैं, जो मैंने बताया आयुष्मान भारत। देश में लगभग 200 वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। एक बार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपडेट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बेस्ड होगा, तो आप मतलब समझते हैं क्या होता है। और एक काम और कर रहे हैं, देश के लोगों को डिजिटली लिटरेट कर
पिथौरा कला गांव में बैठा हुआ था उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के आगे। मोदी जी हिंदुस्तान के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन बच्चों से बात कर रहे थे। एक लड़की आई अजमेर के पास, पूनम सपेरा। मोदी जी ने कहा तो पूनम सपेरा? हाँ सर, हमारे माँ बाप सपेरा हैं, लेकिन मैं अपने जमात की पहली पढ़ने वाली हूँ, मैं डिजिटल लिटरेट हूँ। मोदी जी भावुक हो गए, कहा बेटा ये बताओ कि तुम डिजिटल लिटरेट हो, इसका क्या प्रमाण तुम दोगी? कहा सर मैं आपको गूगल कर सकती हूँ, मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, मैं आपको मैसेज दे सकती हूँ। ये है डिजिटल इंडिया। एक सपेरा की बेटी भी आज सशक्त बन रही है। मैंने इसलिए विस्तार से बात बताने की कोशिश की। दरभंगा भारत में बिहार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ से बातें घुस जाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नमेंट। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आप सब जान लीजिए आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट इकोनॉमी भारत है। सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है भारत में। मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ रही है। अभी मैं मोबाइल की बात की ना, मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हूं, लेकिन मोदी ने मुझसे पूछा रविशंकर तुम इतने मोबाइल की बात तो याद करना कि हम मोदी जी के 4.5 साल में देश में इतना मोबाइल फोन जुड़ा है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। ये हम काम करते हैं। तो बनता कितना है? जब हमारी सरकार आई थी सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री, सिर्फ 2। हमारे में कितना है? 268 मोबाइल फैक्ट्री है जो मोबाइल बनाती है, उनके कंपोनेंट बनाती है। लगभग 5.5 लाख लोग काम करते हैं। अक्सर लोग हमसे रोजगार के बारे में पूछते हैं। आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। गरीबों के लिए हम लोगों ने 7.5 लाख करोड़ रुपया दिया है लगभग 13 करोड़ लोगों। ठठेरी वाले, पटरी वाले, फुटपाथ वाले, उसमें 4.5 करोड़ लोगों को पहली बार लोन लिया है। लोन लिया है उसमें SC, ST, OBC के लोग। ये 4.5 करोड़ लोगों ने अपने लिए काम का अवसर ढूंढा कि नहीं ढूंढा, आप मुझे बताइए। मैंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की, इसमें 12 लाख लोग काम करते हैं। आपके मोबाइल की मैंने बात किया, सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम हो रहा है, IT में 40 लाख लोग काम करते हैं, करेक्ट, और 1.25 करोड़ डायरेक्ट। तो ये देश को जगाने का काम हो रहा है। मित्रों, मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग का हेलीकॉप्टर वापस आ गया है। मैं 3 तलाक की बात कहना चाहता हूं। अब जान तो उठा रहा हूं उसको मैं दरभंगा में। 3 तलाक क्या है? और ये देश का कानून मंत्री आपसे बात है। 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक खत्म हो गया है। तलाक 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 सभी खत्म। 22 तलाक पाकिस्तान में बंद, अफगानिस्तान में बंद, बांग्लादेश में बंद। हमने कहा ये नहीं चलेगा, उनको बंद नहीं किया है। और जो पति ऐसा करेंगे उनको 3 साल की जेल का भी प्रावधान किया है। कांग्रेस साढ़े 10 में रोके हुए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार 3 तलाक हम खत्म कर देंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था और आज हम कह रहे हैं 3 तलाक का मामला न पूजा का है, न पाठ का है, न इबादत का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। 3 तलाक का मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का। नरेंद्र मोदी की सरकार और उनका कानून मंत्री पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा देश की अपनी खवातीन बेटियों के साथ। मित्रों, आज मैं दरभंगा कुछ दिनों के बाद आया, जब भी दरभंगा आता हूं बहुत अच्छा लगता है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में जिला शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। सरस्वती पूजा के मद्देनजर दरभंगा जिला शांति समिति के बैठक समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में भेल। शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्य सब अपन अपन बात रखलें। दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा किछु खास अपील कयल गेल। अपील करैत कहलनि जे सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजावे पर बिल्कुल रोक रहत, डीजे बजावे पर कार्रवाई कयल जायत। संगे संग विसर्जन के समय जे जुलूस निकलैत अछि ओकर पूरा ब्यौरा थाना में निश्चित रूप से उपलब्ध रहे के चाहिए। शांति समिति के हर थाना में बैठक भ क एहि पर पूरा निर्णय भ जाय के चाहिए। एहि के अलावे एकटा और बात कहलनि जे विसर्जन के दौरान
पूजा समिति द्वारा निश्चित रूप से वॉलंटियर तैनात रहे के चाहिए और वही वॉलंटियर के लिस्ट थाना में पहुंचल रहे के चाहिए। बहुत ज्यादा करने लगे और खासकर पूजा के समय में लोग समझते हैं कि समारोह हो रहा है, पर्व हो रहा है, जो मन में आएगा सब करेंगे, अबीर गुलाल उड़ाएंगे। आज के युग में, मोबाइल के युग में जो हो गया है, इसमें खास करके जो कॉलेजेज हैं, उस कॉलेजेज के इर्द गिर्द जो लोग इस तरह का गुंडागर्दी जो लड़के लोग करते हैं, उसको मौका लगता है कि पूजा के समय में जाके खुल के करें, लेकिन नहीं, वहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी और शांति समिति के सदस्यों की मुस्तैदी अत्यावश्यक है और ताकि वो गुंडागर्दी नहीं कर सके। ऐसा भरोसा इनको मिलना चाहिए और हम लोग पूरा का पूरा यह उम्मीद करते हैं कि एक एक घर छापा करके पानी के लिए त्राई कर रहा है। समरसेबुल लोग गड़ा के अगल बगल से तमाम पानी को सोख दिया है। खान और भूतल जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, पूर्व के भांति भी इस बार भी हम लोग सरस्वती पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, शांतिपूर्ण मनाएंगे। इसमें खास रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुहर्रम कमेटी के साथियों को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं रामनवमी कमेटी के लोगों को और शांति समिति के तमाम साथी। हम लोग मिल करके चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा त्योहार हो, कदम में कदम मिला करके जिला प्रशासन के तमाम प्रतिनिधियों के साथ में रह करके शांति से मनाने का काम करते हैं। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण बनेगी। जहां सरस्वती पूजा है वहां पर कम से कम अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। विश्वास दिलाते हैं जिलाधिकारी महोदय को कि हम तमाम शांति समिति के सदस्य आपके साथ कदम में कदम मिला करके शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा निभाने का काम करते हैं। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में चल रहा स्पोर्ट्स मीट के समापन के मौका पर प्राइज वितरण कार्यक्रम में जाय में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट के समापन के मौका पर प्राइज वितरण के कार्यक्रम राखल गेल छल, जाहि में चीफ गेस्ट के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के आमंत्रित किया गेल छल। सफल प्रतिभागी सबके वाइस चांसलर द्वारा ट्रॉफी देल गेल। Who is international academic career, he was the ICCI chair. And John. तो 100 मीटर रेस तैयार हो गया है। कुमकुम आगे निकलती हुई, सुषमा सब आगे चल रही हैं। देखना होगा कौन आगे बाजी मारती है। Winner is Coco. Those who have won, for them the challenge is to retain their position next year. And those who could not make their pace, for them the challenge is to make their position in the next year. And I am sure that they will be putting more and more effort and hard work, and next year they will be emerging as the winners. On the emphasis
the students are not only groomed and nurtured into a professional, rather they are also groomed and nurtured into professional with the sensitivity to the society. So it's overall development of the personality of the students. So what I would urge upon you, that as a student, take the fullest advantage of your stay on the campus. This college is, you are lucky that a college being located in the heart of the city is having such a wonderful and historic hill. Very few colleges located in the heart of the city can have this kind of luxury. So in that case, you are lucky and you must take the best advantage of this. आपने इतने साल पढ़ा, इतने साल आपने दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, तो उससे एक आपको ब्रेक मिलता है, उससे आपको एक ब्रेक मिलता है। एक सप्ताह का आपने खेल कूद कर जो आपने कार्यक्रम किया, सुबह 7 बजे से 11 बजे रात तक लगे रहे, इससे जो आपका एक ब्रेक हुआ, जो सारे दिमाग को जितनी चीज थी वो निकल गई। इतना ही नहीं, ये खेल कूद जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आपके शरीर को तो मजबूत बनाता ही है, ठोस बनाता ही है, साथ साथ ये मस्तिष्क को भी बहुत लाभ पहुंचाता है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी पढ़ाई में भी ये मदद करता है। इतना ही नहीं, ये आपको एक साथ मिलजुल कर रहने की परिभाषा भी देता है। एक साथ स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के साथ भी आप रहते हैं और कभी ये नहीं लगता है जो कहते हैं खेल भावना के साथ, ये खेल भावना पूरी जिंदगी आपको मदद करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए बराबर ये महत्वपूर्ण अदा देता है। आप इतना ही नहीं, ये भी जानिए, ये खेल कूद का जो वातावरण आपने बनाया, ये आपको आगे बढ़ने में काफी मदद देगा। हो सकता है इसी खेल कूद के जरिए जैसे सारा गाँव में कोई निकल जाता है, सोनू निगम, उसी तरह आप में कोई सचिन तेंदुलकर निकल जाए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछला दिन सुपौल में एक जनसभा में भाग लेलन। जनसभा के दौरान वो केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के निशाना पर लेलन। सुपौल के सिमराही स्थित लखीचंद उच्च विद्यालय प्रांगण में बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचल छला। वो अपना संबोधन के दौरान बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के ललकारित कहलन जे ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है जो आप किसी को पाकिस्तान भेजने का आदेश देते हैं। ओते केंद्र और राज्य सरकार पर उज्जैन को निशाना साधलन और कहलन जे बिहार में रोजगार के नाम पर कोनो चीज नहीं रह गेल अछि, एतय के युवा रोजगार पावे के लिए दोसर राज्य में जाय ला मजबूर छथि। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज ये स्थिति पैदा हो गई कि आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खतरे में है। आप देखते किस प्रकार से दलितों का SC/ST एक्ट खत्म करा दिया गया, अति पिछड़ों का जो प्रोफेसर में जो नियुक्ति होनी थी शिक्षकों में, उसका रोस्टर बदल दिया गया। यानी अब कोई पिछड़ा दलित या आदिवासी का व्यक्ति अब प्रोफेसर नहीं बना। ये पूरी तरीके से साजिश चल रही है। आप लोगों का जो अधिकार है उसको छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी वाले लोग जानते थे कि अगर नागरिक बाहर आएंगे तो किसी माई के नाम में दंगे जो हमारे संविधान और आरक्षण हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे कंटू चाचा जो जेपी की बात करने वाले लोग आज मोदी और भागवत किया चमचाई करने का काम कर रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं। अपने विचार को उन्होंने समझौता कर देने का काम किया है, गिरवी रखने का काम किया है और आरएसएस और बीजेपी के लिए वोट करने का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का जरा देश का अपमान किया, आप लोगों के वोट से मुख्यमंत्री बने और आप ही लोगों को नीचा दे करके धोखा दे करके फिर से जिनको जनता ने हराने का काम किया था उनके साथ जाकर के सरकार में आने का काम कर दिया। आज देखिए वही नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संविधान को
खत्म करने में बीजेपी और आरएसएस का सहयोग कर रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने का पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों की क्या लड़ाई कर्पूरी ठाकुर जी की जो लड़ाई थी उसको लालू जी ने बल देने का काम किया। लालू जी ने गरीबों को आवाज देने का काम किया। लालू जी ने उसको धारा में लाने का काम किया। आप उसी की सजा लालू जी भुगतने का काम करते हैं। आप लोग देखिएगा हम लोगों की क्या लड़ाई है। हम लोग तो यही कर रहे हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, जिसका जितना संख्या भाई उसको अपने हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि स्वर्ण जातियों में से कितनी आबादी है, पिछड़ों की कितनी आबादी है, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, उसी हिसाब से सब लोगों को आरक्षण दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए। ताकि आरक्षण क्या है, बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया था वो क्यों किया था? क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था जो सदियों से कायम है, जो छुआछूत भेदभाव जो रहता था समाज में, जो आप लोग देखते होंगे पहले कि कितना गुलामी बना कर कराने का काम करता था, मजदूर बना कर काम करने का काम करता था, नया कपड़े लेकर देता था, घोड़े पर लेकर देता था, किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था समझ नहीं जा सकते। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था जो कायम था इसको समाप्त करने के लिए, ताकि बराबरी हो सारे समाज में और कोई गैर बराबरी को मिटाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था वो समझिए आर्थिक रूप से देख करके नहीं किया गया था। आप कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो या ना हो, हम भले ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो विकलांग और पिछड़ा है, गरीब है। इसलिए ये पूरे समाज की बात है, ये कोई आर्थिक रूप किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इसलिए ये जो संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ करके जो बोला गया है कि गरीबों को 10% आरक्षण दिया। लखीसराय में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल। लखीसराय जिला के पुरानी बाजार स्थित होटल ऋतुराज में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गेल, जेकर अध्यक्षता लोजपा जिला अध्यक्ष चंद्रदेव पासवान उर्फ धोरी पासवान कयलनि। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव सह जमुई युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप सिंह और युवा लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निरंजन सिंह, श्रम प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता और बिहार बंगाल एसोसिएशन हवेली खड़गपुर शाखा के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार मौजूद छला। कार्यकर्ता सम्मेलन में युवा लोजपा के प्रदेश महासचिव सह जमुई युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप सिंह कार्यकर्ता सबके संबोधित करते कहलन जे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत संगठन के मजबूत करे तो और आपसी एकता और अखंडता के बरकरार रखे संगठन के मजबूती प्रदान केना हमार प्रमुख उद्देश्य रहल अछि। माननीय युवाओं के चहेते गरीब गुरबा की आवाज लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संगठन का विस्तार पूरे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह का नौजवान चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने के लिए तैयार है। उसी कड़ी में आज हम लोग लखीसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन युवा लोक जनशक्ति पार्टी के रखे हुए हैं और आप लोग को यहाँ दिख रहा है किस तरीके का युवाओं का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। हम लोग सिर्फ यही यहाँ मैसेज देने के लिए आए हुए हैं कि जिस तरीके से और जिलों में युवा लोजपा का तेजी से संगठन का विस्तार हो रहा है, लखीसराय में भी हो रहा है और उसको हम लोग यहाँ पे मजबूती से बल देने के लिए आए हुए हैं और आने वाले समय में युवा लोक जनशक्ति पार्टी उभर कर यहाँ पे लखीसराय में आएगी। और माननीय सांसद चिराग पासवान जी का जो नारा है, जो उन्होंने नौजवानों को एक एकत्रित होने का जो नारा दिया है, वो लखीसराय में भी बुलंद होगा और आने वाले चुनाव में एनडीए के जो भी यहाँ से उम्मीदवार होंगे उसको यहाँ पे हम लोग चुनाव जिता के अपार बहुमत से चुनाव जिताकर उसमें भेजेंगे और उस जीत में युवा लोक जनशक्ति पार्टी की भी अपनी भूमिका अहम रहेगी। जमशेदपुर में आयोजित फुटबॉल मैच में मुंबई के जमशेदपुर 1-0 से हरा दिलक। जमशेदपुर मुंबई के 1-0 से हरा दिलक। मेमो के हेडर के जरिए दागल गेल गोल से ई विजय भेटल। आइकाल्हि पूरा भारत में फुटबॉल के खुमार छल अछि। इंडियन फुटबॉल लीग मैच में जमशेदपुर सेमीफाइनल के दौर में बरकरार अछि। जमशेदपुर के खूबसूरत मैदान में लगभग 20,000 दर्शक एक साथ बैठ कर मैच के आनंद लेलनि।
इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन भेल। बिहटा के राघोपुर स्थित आइडियल इंटरनेशनल स्कूल पब्लिक के विधिवत उद्घाटन टीम अभिमन्यु के संस्थापक एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव के बेटा अभिमन्यु एवं स्कूल के निदेशक मुकेश कुमार शर्मा दीप जलाकर केलन। एहि कार्यक्रम में बच्चा सब के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश कयल गेल जे काफी प्रशंसनीय छल। एहि कार्यक्रम में दहेज के लौक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर भी आयोजन कयल गेल छल ताकि आवे वाला पीढ़ी के एहि बारे में पता चल सके। एहि मौका पर स्कूल के निदेशक मुकेश कुमार शर्मा कहलन जे पहले आइडियल कोचिंग हमर छल और कोचिंग के सहयोग से आइ हम एहि मुकाम तक पहुंच सकलहुं है जे स्कूल खोल रहल छी। चलिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बजाते रहिए ताली। हमारे घर की परंपरा है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, शर्म की बात है। पर क्यों? ये तो पुराने जमाने की परंपरा है। नहीं नहीं, हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए, आप अपनी बेटियों की जिंदगी मत खराब कीजिए। हमारे सास ससुर हैं, वो नहीं कभी नहीं मानेंगे। आप उनके साथ हमारी सेवा करते हैं। भाई अभिमन्यु जी आए, उनको बहुत अच्छा लगा और उनके आने से ग्रामवासी अभिभावकों को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मैं कोचिंग चलाते हुए मैं स्कूल खोल दिया। मैं चाहता हूँ जिस तरह से कोचिंग चला रहा था उस तरह से मैंने स्कूल खोल दिया और भी मैं चाह रहा हूँ कि आगे भी सोच मेरी बहुत सी है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? स्कूल में मेरे पास फैसिलिटी है, प्ले बच्चे से लेकर 8 क्लास तक क्लासेज है। मेरे टीचर्स डेडिकेटेड हैं और एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर लैब भी है और बहुत सारी व्यवस्था है जो बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में जो चाहिए सो मिल सके। बगहा में जीविका दीदी सब के लेल शौचालय निर्माण और स्वच्छता के लौक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। बगहा शहर के रेलवे स्टेशन स्थित विशाल होटल के सभा कक्ष में जीविका के द्वारा शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता से संबंधित व्यवहार परिवर्तन संचार मॉड्यूल पर जीविका दीदी सब के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। प्रशिक्षण के अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक ब्रजेश यादव कऽ रहल छलाह। प्रशिक्षण प्राप्त करे के पश्चात जीविका दीदी सब स्व सहायता समूह से जुड़ कर तमाम कर्मी स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए लोग के प्रेरित करता। जिसमें बी का मतलब होगा बिहेवियर, सी का मतलब होगा चेंज और फिर सी का कम्युनिकेशन, अर्थात इसका मीनिंग हुआ व्यवहार, परिवर्तन, संचार। जीविका दीदी का ट्रेनिंग कराया जा रहा है 6, 7 और 8 तारीख को, जिसमें 35 दीदियों का बैच बनाया गया है बीसीसी मॉड्यूल ट्रेनिंग पर। बीसीसी मतलब व्यवहार, कम्युनिकेशन, चेंज, कैसे चेंज करेंगे हम लोग अपने व्यवहार। अभी तो हम लोग शौचालय बना लिए हैं, शौचालय हर जगह बन गया है, ओडीएफ की घोषणा हो चुका है, अर्थात खुले में शौच से मुक्ति हो गया है। लेकिन फिर भी दीदी लोग बाहर ही शौचालय करने जा रही है, तो इसलिए अब उसका व्यवहार में किस तरह परिवर्तन किया जाए उसी के विषय में 3 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है। क्योंकि पहले भी हम लोग थे गाड़ी पैदल चलते थे, लेकिन अब मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। उसी तरह अब हम लोग खुले में जाते थे, तो उसको छोड़ के किस तरह हम लोग अब शौचालय में जाए, क्योंकि बाहर जाने से बहुत तरह के बीमारी होता है। उसी को रोकथाम के लिए हम लोग बीसीसी का ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 दिवसीय। अच्छा सर, जीविका दीदी को क्या उद्देश्य दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया? यहाँ पर
3 दिन के अंतर्गत जीविका दीदी को व्यवहार का परिवर्तन करने का बताया जाएगा, उसको फ्लिप चार्ट के द्वारा भी बताया जाएगा, जिसके यहाँ से जाने के बाद उसको अपने समूह में, सब समूह में महिला को बैठक करके अपने समूह में प्रशिक्षण देना है, किस तरह वो अपने व्यवहार को परिवर्तन करे और खुले में शौच से मुक्ति हो जाने के बाद भी शौचालय का उपयोग नहीं कर रही है तो आज के बाद से वो शौचालय का उपयोग करे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपनी सब जगह रहो SCS न्यूज। नमस्कार।